तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टैटिस्टिक्स। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है, मतलब चैप्टर है, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स, रिसर्च और स्टैटिस्टिक्स से मतलब मान के चलो 15 क्वेश्चन टोटल आएगा ही, मिला के रिसर्च और स्टैटिस्टिक्स। और ये कुछ भी नहीं है ज़्यादा, कुछ मतलब डिफ़िकल्ट चीज़ें नहीं है ये, सिंपल ही है। कुछ चीज़ याद रखना है, कुछ चीज़ समझना है, बस इतना ही है इसका, और कुछ नहीं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं फिर। स्टैटिस्टिक्स थोड़ा बहुत पढ़े हो ना आप लोगों ने? Yes. Yes, sir. Good ओके, evening, sir. गुड इवनिंग। तो चलो स्टैटिस्टिक्स से स्टार्ट करते हैं, डेफिनेशन से। देखो स्टैटिस्टिक्स क्या है। स्टैटिस्टिक्स रेफर्स टू द बॉडी ऑफ टेक्निक और मेथडोलॉजी, मतलब ये मेथडोलॉजी जो है क्या करता है, डेटा कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस, ये सब करता है डेटा का, ठीक है। क्वांटिटेटिव मतलब ये क्वांटिटेटिव वे में होना चाहिए तभी स्टैटिस्टिक्स अप्लाइड होगा। क्वालिटेटिव में स्टैटिस्टिक्स अप्लाइड नहीं होता। अगर क्वालिटेटिव रिसर्च वगैरह कहीं पे भी स्टैटिस्टिक्स अप्लाई हो रहा है तो उसको क्वालिटेटिव में, सॉरी, क्वालिटेटिव में रिसर्च स्टैटिस्टिक्स ये सब यूज़ हो रहा है तो उसको क्वांटिटेटिव में कन्वर्ट करके फिर हो रहा है वो स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स मतलब नंबर को लेके, मतलब नंबर का गेम बोल सकते हो इसको, और बोल सकते हो इट इज़ अ प्ले विद द नंबर, गेम विद द नंबर, ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। जो भी है नंबर को लेके, जो भी कैलकुलेशंस वगैरह डिस्क्राइब करना या फिर एनालिसिस करना, प्रेजेंट करना डेटा को, डेटा कलेक्शन, ये सब चीज़ होता है स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। अब स्टैटिस्टिक्स का टू पार्ट है, एक होता है डेस्क्रिप्टिव, एक होता है इन्फरेंशियल, ठीक है। डेस्क्रिप्टिव मतलब क्या है, डेटा को डिस्क्राइब करता है। क्वांटिटेटिव डेटा को डिस्क्राइब करता है, मतलब मेरा जो सेट ऑफ डेटा है, मतलब मान लो एक क्लास में 50 बच्चे हैं या फिर एक क्लास में 100 बच्चे हैं, ठीक है। अब उस 100 बच्चे का तुमने एग्ज़ाम ले लिया, कोई एक एग्ज़ाम ले लिया, किसी आउट ऑफ 100 ही एग्ज़ाम लिया। तो किसी का आया 5, किसी का आया 95, किसी का आया 55, किसी का आया 21, किसी का आया 86, ऐसा करके मार्क्स आया। तो ये जो मार्क्स है ये किस तरफ इंडिकेट कर रहा है या फिर क्या समझाना चाह रहा है ये मार्क्स, या फिर इस ये जो मार्क्स मिला है इससे हम क्या समझे, कितना बच्चे अच्छे हैं, क्या कितना बच्चे बुरे हैं, या फिर ये ज़्यादातर मार्क्स किस बच्चों को मिला है, या फिर कौन सा मार्क्स मैक्सिमम बच्चों को, बच्चों ने एक्वायर किया है। ये सारे जो डिस्क्राइब करते हैं ना, इसी को बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। इसी को बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। इसको डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को हम लोग चार्ट, ग्राफ, टेबल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर शो कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, और डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में के अंडर आता है सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, नाम सुने उसका? Yes, sir. और आता है Central मेजर्स ऑफ Intelligence. डिस्पर्सन। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन जो है, मतलब मीन, मीडियन वगैरह, ये सब आता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंडर, ठीक है। डिस्क्राइब करता है डेटा को कि डेटा का डायरेक्शन क्या है, डेटा क्या है, ठीक है। और ये एप्लीकेबल कब है? कंपैरेटिवली स्मॉल डेटा सेट के ऊपर, मतलब स्मॉल नंबर ऑफ डेटा सेट, स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा सेट, इसके ऊपर एप्लीकेबल है। लार्ज नंबर ऑफ डेटा सेट पे कर सकते हैं कुछ भी, लेकिन इसलिए एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि एरर का चांस आ जाता है उनमें, ठीक है। फिर आता है देखो इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। एक तो डिस्क्रिप्टिव हो गया जो डिस्क्राइब करता है, इन्फरेंशियल क्या करता है, इन्फर करता है डेटा को। इन्फर इन्फर मतलब ऐसे डिस्क्राइब करता है कि जो हमने जिस डेटा को लेके काम किया है वो बाकी डेटा के ऊपर कितना मीनिंगफुल है वो चीज़। मतलब हमने जो डेटा लिया, मतलब मान लो कोई एक देश का पॉपुलेशन है 10 करोड़। अब उससे 10 करोड़ से हमने मान लो कि 1,000 पीपल ले लिया, सैंपल कलेक्ट कर लिया। तो ये जो 1,000, इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स यही डिस्क्राइब करता है कि जो 1,000 जो हमने लोगों को चुना है उसका जो रिजल्ट है वो कितना एप्लीकेबल होगा 10 करोड़ लोगों के ऊपर, रिजल्ट। समझ में आया? समझ में आया चीज़? हेलो? हाँ, थोड़ा थोड़ा ओके, तो फिर Sir, inferential और एक बार बोलो. हाँ, फिर से बता देता हूँ देखो। जो डिस्क्रिप्टिव है ये क्या है, मतलब मान लो कोई एक कंट्री का पॉपुलेशन है 10 करोड़, 10 करोड़ पॉपुलेशन है कोई एक कंट्री का।
अब उनसे मैंने 10 करोड़ को लेके तो करना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए मैंने 1,000 लोग चुन लिया। ठीक है, या फिर 10,000, बैलेंस करने के लिए 10,000 लोग चुन लिया मैंने कि 10,000 लोगों के ऊपर मेरा एक स्टडी करना है। अब डेटा कलेक्शन वगैरह सब कुछ कर लिया। अब डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या है, देखो ये जो 10,000 लोग है ना, इनका मैंने जो डेटा कलेक्ट किया, इनका डेटा को डिस्क्राइब करने के लिए जो स्टैटिस्टिक्स यूज होता है वो होता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। सिर्फ ये 10,000 लोगों का डेटा, सारे की नहीं, सिर्फ ये 10,000 लोगों का डेटा को डेटा यूज मतलब डिस्क्राइब करने के लिए यूज होता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। अब ये जो मैंने 10,000 लोग लिया, ये जो मैंने 10,000 लोग लिया, ये बाकी 10 करोड़ पे कितना एप्लीकेबल है। मतलब मैं कोई एक वैक्सीन या फिर कोई एक दवाई से 10,000 लोगों को बीमारी ठीक कर दिया। अब ये जो मैंने बीमारी ठीक किया 10,000 लोगों का, वो 10 करोड़ लोगों पे भी क्या एप्लीकेबल है वो बीमारी सही करने के लिए वो दवाई। यही देखना होता है इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स का काम। ठीक है, ये क्या करता है, इन्फर करता है कुछ, इन्फरेंस निकलता है एक, जो स्टैटिस्टिक्स या फिर जो स्टडी है उनसे इन्फरेंस निकलता है। ठीक है, देखो अगर नाम से मैं बोल दूँ तो आपको और भी अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का एग्जांपल क्या है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, है ना। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी डिस्पर्सन में क्या आता है, मीन मीडियन मूड वही सब आता है। तो ये क्या करता है, डेटा का कैरेक्टरिस्टिक्स देखो दिखा रहा है, तो जो सैंपल लिया है सैंपल का कैरेक्टरिस्टिक्स दिखा रहा है ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। और इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या करता है, जैसे कि टी टेस्ट, एनोवा, एनकोवा, ये सब का नाम सुने हो। यस सर। ये सब क्या करता है, हाइपोथेसिस को प्रूव करता है, या तो प्रूव करता है या फिर रिजेक्ट करता है कोई भी एक हाइपोथेसिस को। तो इससे हमें क्या पता लगता है, इससे हमें क्या पता लगता है कि पॉपुलेशन में वो चीज़ कितना एप्लीकेबल है, जनरलाइज करने में आसानी होता है ना, जनरलाइजेशन में आसानी होता है। अब समझ में आ रहा है डिस्क्रिप्टिव और इन्फरेंशियल का बीच में डिफरेंस। सर डिस्क्रिप्टिव मतलब डिस्क्राइब कर रहा है, और डेटा को इन्फरेंशियल डिस्क्राइब कर रहा मतलब सर कोई है। हाइपोथेसिस को। इन्फरेंस हाइपोथेसिस नहीं, ऐसा मतलब हाइपोथेसिस वो तो रिसर्च के टर्म में हो गया। इन्फरेंशियल मतलब कोई एक चीज़ को कंक्लूजन में ला रहे हैं, मतलब कोई एक जो डेटा है उनका कंक्लूजन क्या मिला। पर्टिकुलर थिंग को। हाँ, उसको अच्छा अच्छा। कंक्लूड कर रहा है उस डेटा को, उस समय मिला क्या एक्चुअली, वो हम क्यों किए, इतना डेटा कलेक्शन कैलकुलेशन वगैरह इतना में क्यों किए, इसको निकलता है इन्फ्लुएंस स्टैटिस्टिक्स के थ्रू। यस सर। देखो, ये देखो है ड्राइंग कंक्लूजन, मेकिंग कंपैरिजन, कंपेयर करते हैं ना, कंपैरेटिव स्टडीज होता है डिफरेंट गेम के बीच में वगैरह। फिर आता है कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप किस रिसर्च पे होता है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंट। फिर आता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग, हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए तो बहुत सारा है, टी टेस्ट, जेड टेस्ट, एनोवा, एनकोवा, मैन विटनी, कितने सारे हाइपोथेसिस टेस्टिंग। फिर आता है मेकिंग प्रेडिक्शन, रिग्रेशन का नाम सुनो, रिग्रेशन, यस रिग्रेशन सर। एनालिसिस। रिग्रेशन एनालिसिस। हाँ, रिग्रेशन से प्रेडिक्ट कर सकते हैं हम। फिर आता है देखो नेक्स्ट वन, टू ड्रॉ कंक्लूजन ऑफ द डेटा सेट, ये तो हो गया। रिजल्ट इन इन द फॉर्म ऑफ प्रोबेबिलिटी स्कोर, मतलब हम श्योर शॉट नहीं बोल सकते। ये जो 10,000, ये जो 10,000 का पॉपुलेशन है, ये 10 करोड़ का पॉपुलेशन है, उनमें से हमने ड्रॉ किया कितना, 10,000 लिया। तो ये जो 10,000 पे जो दवाई काम कर गया, ये 100% श्योर शॉट मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि 10 करोड़ लोगों पे भी वही दवाई वही मतलब किसी भी कंडीशन पे काम कर जाएगा। ये कभी भी 100%, कोई भी चीज़ 100% होता नहीं है कभी भी, कोई चीज़ मतलब दुनिया में। ठीक है, तो इसके लिए लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ये सब लिया जाता है, वो बाद में देखेंगे। तो इसमें क्या है, देखो रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ प्रोबेबिलिटी स्कोर, मतलब इसका एक प्रोबेबिलिटी हो सकता है कि हाँ 90% ये चीज़ काम कर सकता है, 95%, 99% काम कर सकता है। इसके लिए 100% प्रोबेबिलिटी नहीं रहता।
कभी भी कोई भी रिसर्च कुछ भी हो जाए, डिटॉल भी क्लेम करता है ना 99.9% कीटाणु मारता है डिटॉल, लाइफ बॉय, ये सब। तो इसलिए ये प्रोबेबिलिटी फॉर्म में आता है। और ये जो इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स जहाँ पे भी यूज़ होता है वहीं पे ही मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग ही यूज़ होता है, मैक्सिमम केस। हमने सैम्पलिंग पढ़ा था ना, प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी, मैक्सिमम केस में प्रोबेबिलिटी यूज़ होगा, मतलब अच्छा रिजल्ट अगर मिलना है तो। ठीक है। और ये लार्ज डेटा सेट के लिए एप्लीकेबल है, लार्ज डेटा सेट। ठीक है, क्लियर। Yes, sir. Clear. Yes. देखो इन डेप्थ इंटरव्यू मतलब क्या है, ये रिसर्च में बोला था शायद, रिसर्च में बोला था ये। इसके बाद जो मतलब टॉपिक आता है बेसिक स्टैटिस्टिक्स का नॉलेज के ऊपर, वो आता है टाइप्स ऑफ डेटा। टाइप्स ऑफ डेटा तो हो गया था ना, टाइप्स ऑफ डेटा, Yes, sir. नॉमिनल ऑर्डिनल इंटरवल रेशियो। रेशियो, ठीक। ठीक है। ये देखो क्या होगा ये क्वेश्चन, असाइनमेंट ऑफ न्यूमेरल्स टू द सब ऑब्जेक्ट्स टू रिप्रेजेंट देयर एट्रीब्यूट्स इज नोन एज नॉमिनल ऑर्डिनल इंटरवल रेशियो। कौन सा होगा? मैंने गोल कर दिया देखो एट्रीब्यूट्स पे, वेरिएबल और एट्रीब्यूट का मैंने कुछ डिफरेंस बताया था, वो अगर याद है तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। Ordinal data. कैसे ऑर्डिनल? एट्रीब्यूट का मतलब क्या है? वेरिएबल मतलब जो वेरी करता है, और वो तो एट्रीब्यूट क्या है? नंबर इंटरवल और नहीं, असाइनमेंट Nominal क्या है? data. देखो इंटरवल। न्यूमेरल मतलब नंबर, मतलब क्वांटिटेटिव हिसाब से मत समझो इसको। न्यूमेरल मतलब क्या है कि मतलब कुछ बच्चों को, मतलब कुछ नंबर्स को, ऐसा कुछ लोगों को ऐसा बोल सकते हैं। न्यूमेरल्स मतलब ऐसा, न्यूमेरल्स मतलब नंबर, ऐसा मत समझो। ठीक है। देखो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स मतलब, अच्छा, वेरिएबल मतलब क्या है? वेरिएबल मतलब वेरी कर सकता है किसी भी रेंज तक, किसी भी रेंज तक। कोई मतलब वेरिएबल, कोई एक वेरिएबल का स्कोर 10 भी आ सकता है, उसका 16.9 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। लेकिन जो एट्रीब्यूट्स है वो क्या होता है? डाइकोटोमस वेरिएबल, याद है? जिसका दो ही रेस्पॉन्स हो सकता है, या तो यस या फिर नो, या तो ट्रू या फिर फॉल्स, याद है? यस नो। हाँ, या तो डेड या फिर अलाइव, या तो पास हाँ या हाँ। फिर फेल। तो इसको बोलते हैं डाइकोटोमस वेरिएबल, या फिर इसी को बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। तो इस तरह ये एट्रीब्यूट्स क्या शो कर रहा है? कैटेगरी शो कर रहा है ना, मेल फीमेल कैटेगरी शो कर रहा है, यस नो कैटेगरी शो कर रहा है, ट्रू फॉल्स कैटेगरी शो कर रहा है, पास फेल कैटेगरी शो कर रहा है। तो ये कैटेगरी शो कर रहा है। तो ये क्या होगा? एट्रीब्यूट्स बोला है तो नॉमिनल ऑर्डिनल इंटरवल रेशियो क्या होगा? Sir, nominal. नॉमिनल डेटा। यस, नॉमिनल डेटा। ठीक है। द स्केल ऑफ मेजरमेंट विच हैज नो ऑर्डर, ये ध्यान से देखो, नो ऑर्डर, डिस्टेंस एंड यूनिक ओरिजिन इज ऑल्सो नोन एज विच ऑफ द फॉलोइंग? नो ऑर्डर, बताओ, ऑर्डर किस में नहीं होता? Interval. ये एक चार्ट याद है, नॉमिनल ऑर्डिनल इंटरवल रेशियो। नॉमिनल में क्या था? कैटेगरीज। ऑर्डिनल में क्या था? कैटेगरीज ऑर्डर। इंटरवल में क्या था? कैटेगरीज ऑर्डर और जो इक्वल डिस्टेंस वो वाला। रेशियो में कैटेगरीज ऑर्डर, इक्वल डिस्टेंस, और क्या था? और ट्रू जीरो, एब्सोल्यूट जीरो, ट्रू जीरो, ये वाला। तो देखो बोल रहा है ऑर्डर नहीं है, नो ऑर्डर। ऑर्डर तो इस पे भी है, इस पे है, मतलब इस पे तो होना ही चाहिए, इस पे भी तो होना ही चाहिए। तो नो ऑर्डर मतलब नॉमिनल ही होगा। ठीक है, समझ में आया ये चीज? नो Sir, ऑर्डर chalk. बोल रहे हैं।
सर वो छह और एक बार बोलो ना। नॉमिनल में ओनली कैटेगराइज, ऑर्डिनल में कैटेगरीज प्लस ऑर्डर, ऑर्डर, और इंटरवल में इंटरवल में कैटेगरीज ऑर्डर। इसके प्रीवियस जो है वो चढ़ते जाएगा और नया नया ऐड होता जाएगा एक। इंटरवल में ऐड होता है इक्वल डिस्टेंस, और रेशियो में होता है यूनिक ओरिजिन, ये वाला यूनिक ओरिजिन मतलब वो ट्रू जीरो की बात कर रहे हैं। यूनिक ओके ओरिजिन सर। मतलब जीरो से स्टार्ट होता है, यही बोल रहा है। इस पे तो जीरो से स्टार्ट नहीं होता, वो टेम्परेचर वाला 0 डिग्री सेल्सियस मतलब क्या टेम्परेचर ही नहीं है? ऐसा तो नहीं है, टेम्परेचर है लेकिन कम है। इसीलिए यूनिक ओरिजिन बोलते हैं इसको, जीरो को, मतलब जहाँ पे ट्रू जीरो या फिर एब्सोल्यूट जीरो होता है। ठीक है, तो इसका होगा नॉमिनल स्केल। क्लियर? क्लियर है? यस सर। अब आ गया मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, सेंट्रल टेंडेंसी मतलब क्या है? कुछ एक डेटा है, 1 9 10 12 7 6 14, कुछ भी एक ऐसा डेटा सेट है मान लो, ठीक है? ऐसा एक डेटा सेट है। तो ये इस डेटा सेट का सेंट्रल टेंडेंसी मतलब जो मिड वैल्यू है वो क्या है? इस जो पूरा डेटा सेट है इसका मिड वैल्यू क्या है? अब मिड वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? देखो, एक तो हो सकता है 12। मीन के थ्रू, एक होता है मीडियन के थ्रू, एक होता है मोड के थ्रू, ठीक है? अब मीन देखो क्या है। मीन जो है, मीन निकालने का सिंपली यही फॉर्मूला है, 1 9 10 12 7 6 14 जो है, इसका टोटल सबका समेशन कर दो। कर लिया? जो समेशन आया उसको एवरेज। नंबर से डिवाइड कर दो, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 7 ऑब्जर्वेशन है, तो उस नंबर 7 से डिवाइड कर दो। ठीक है, ये होता है मीन। और इसको या फिर इसको बोलते हैं अरिथमेटिक मीन, जो सिंपली इस मीन, इसका मतलब अरिथमेटिक मीन होता है। ये जो हम समझे अभी, ये जो जितना नंबर है सबको ऐड करके टोटल जितना है उससे डिवाइड कर दो। जितना नंबर से जितना ऑब्जर्वेशन है उससे डिवाइड कर दो। ठीक है, इसको बोलेंगे मीन। समझ में आया? जिसको हम सिंपली एवरेज भी बोलते हैं, जिसको हम सिंपली एवरेज भी बोलते हैं। समझ में आया? यस सर। यस सर। इसके बाद आता है मीडियन। मीडियन सेंट्रल टेंडेंसी कैसे आता है? मीडियन का मतलब है मिड वैल्यू, जो मिडिल वाला वैल्यू है। अब देखो इसमें कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 7 ऑब्जर्वेशन है ना, 1 9 10 है, 12 7 6 14, 7 ऑब्जर्वेशन है टोटल। इनके लिए मीडियन कौन सा होगा? बीच वाला वैल्यू, 1 2 3 4, ये फोर्थ वाला जो वैल्यू है इसका ये होगा मीडियन। अब इसका कैच है, देखो कुछ, ये फोर्थ वाला वैल्यू होगा मीडियन, मतलब सिंपली अगर समझो तो। लेकिन एक्चुअली मीडियन निकलने के लिए क्या करना पड़ता है? सीक्वेंस वाइज सजाना पड़ता है इसको असेंडिंग ऑर्डर में। जैसे कि 1, 1 के बाद आ रहा है 6, 6 के बाद उसके बाद आ रहा है 7, 7 के बाद है देखो 9 10 12 14। ठीक है, इसको सजाओ ऐसे करके, फिर सजा के हम लोग बीच वाला जो वैल्यू है उसको निकाल सकते हैं। जैसे कि ये फर्स्ट वैल्यू, सेकेंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू, फोर्थ वैल्यू, ये वाला होगा मीडियन। जो मिडिल वाला वैल्यू है सिंपली उसी को हम लोग मीडियन बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया मीडियन। तो मीन मतलब एवरेज, मीडियन मतलब मिड वैल्यू। सीक्वेंस वाइज सजा के, रैंडम अगर रहेगा तो उसको सजाना पड़ेगा पहले, फिर मिड वाला वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब मोड। मोड मतलब जो रिपीट हो रहा है, जो नंबर सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है उसी को बोलेंगे मोड। सर अगर मीडियन में इवन और ऑड का इवन नंबर ऑड है। कुछ नहीं होता, नंबर इवन ऑड से होने से क्या फ़र्क पड़ता है? यहाँ पर मिड वैल्यू। 7 है, 7 है इसलिए 9 हो गया। अच्छा अच्छा, वो वाला, वो तब दोनों को कंसिडर करना पड़ेगा। जैसे कि मान लो कि यहाँ पर 14 के बाद मान लो 16 है, तो 3 इधर 3 है ना, 9 और 10 को लेके करना पड़ेगा, 9 और 10 का एवरेज।
ये अलग अलग जगह पे अलग अलग फॉर्मूला है, जैसे कि ग्रुप डाटा का अलग है, नॉन ग्रुप डाटा का अलग है, ऐसा करके अलग है, ठीक है। तो अगर ऐसा सिंपली आ गया तो इसको 9 और 10 का एवरेज निकालना पड़ेगा, मतलब 9 और 10 का अरिथमेटिक मीन, ठीक है। ठीक है, यह है अनग्रुप डाटा। अब ग्रुप डाटा के लिए इसका अलग फॉर्मूला है। डेटा का बहुत सारा टाइप्स है ना, उनका अलग अलग फॉर्मूला होता है। अगर सिंपली ऐसा हुआ तो इसके लिए जो बीच वाला दो आ रहा है, बीच वाला जो दो आ रहा है, मतलब फॉर इवन नंबर्स, ऑड के लिए तो बीच में एक ही आएगा, लेकिन बीच में अगर दो आ रहा है तो दो का एवरेज निकालना पड़ेगा, वो बीच वाला दो का। समझ में आया? यस सर। 9 + 10/2। Yes. हाँ, मतलब 9.5, ठीक है। अब आता है मोड। मोड का मतलब क्या है? मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू। हाँ, जो वैल्यू बार बार रिपीट हो रहा है। जैसे कि मान लो एक डेटा सेट है 1 1 3 6 9 2 3 6 3 4 9 1, और एक दे देते हैं 1, ठीक है, लास्ट में 1 है। अब देखो इसमें जो सबसे ज़्यादा जो रिपीट हो रहा है नंबर, क्या रिपीट हो रहा है? 1, देखो 4 बार रिपीट हो रहा है, तो इस नंबर डेटा सेट का बोल सकते हैं मोड है 1। समझ में आया? सिंपली जो डेटा सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है उसी को बोलेंगे मोड। समझ में आया? यस सर। अब मान लो कि कुछ दो डेटा हो Yes. सकता था यहाँ पर, कि मान लो 1 4 बार रिपीट हो रहा है, कुछ और 3 भी मान लो, यहाँ पर 3 भी आ गया। अब 3 भी देखो 4 बार है, 1 2 3 4, 3 भी 4 बार है। तब क्या होता? वाई मॉडल। हाँ, दो या वाई दो मॉडल। वाई मॉडल। बाय मॉडल। तब 3 भी मोड होता, मल्टी। 1 3 दोनों ही मोड होता, ठीक है। तो ये हो गया मीन मीडियन मोड का बेसिक कंसेप्ट। अब मीन का भी दो टाइप है, सॉरी 3 टाइप है, जो कि याद रखना बहुत ज़रूरी है। एक होता है एरिथमेटिक मीन, जिसको हम एवरेज बोलते हैं, जो देखो टोटल सम करके फिर साइज या फिर नंबर से हम लोग डिवाइड कर देते हैं, A + B + C, और 3 ऑब्जर्वेशन है इसीलिए 3 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। इसको बोलते हैं एरिथमेटिक मीन। सेकेंड वाला है जियोमेट्रिक मीन। जियोमेट्रिक मीन, ठीक है। जियोमेट्रिक मीन का मतलब है जितना ऑब्जर्वेशन है उसका रूट कर दो, फिर वो जो जितना ऑब्जर्वेशन का नंबर है उसका क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट कर दो, ठीक है। मतलब मान लो कि मेरे पास 1 2 6 7 9 ये नंबर है। अब इसका मुझे जियोमेट्रिक मीन निकालना है, तो क्या करेंगे? सबका मल्टीप्लाई करेंगे सबको, 1 × 2 × 6 × 7 × 9। अब जो मल्टीप्लिकेशन आया उसका क्या करेंगे? रूट ओवर करेंगे, और 1 2 3 4 5 5 ऑब्जर्वेशन है तो √5, √5। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? Yes. यस सर। अब और एक होता है Yes. Yes. हार्मोनिक मीन, और एक होता है हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन मतलब यही मान लो ये ऑब्जर्वेशंस है, अब इसके ऊपर हार्मोनिक मीन निकाले तो 1/हर एक का मतलब इन्वर्स करके ऐड करना पड़ेगा, 1/1 +1/2 +1/6 ऐसा करके ऐड करते जाना पड़ेगा, और ऊपर जितना ऑब्जर्वेशंस है, 5 ऑब्जर्वेशंस है तो ऊपर 5, ठीक है। इसको बोलते हैं हार्मोनिक मीन। समझ में आया? इसका हाँ. यूजेज कहाँ पे है? जैसे कि ये जो अरिथमेटिक मीन है, इसका यूजेज है मोस्टली एवरेज निकालने में, सिंपली, ठीक है। अब इसका क्या है जियोमेट्रिक मीन पे?
जियोमेट्रिक मीन पे जो कि कांस्टेंट नहीं है, जो चीज़ कांस्टेंट नहीं है, जैसे कि शेयर मार्केट, या फिर मान लो कि कुछ कुछ पेट्रोल का प्राइस वगैरह अप डाउन जो करता है, जो कांस्टेंट नहीं होता, उन सब चीज़ों का एवरेज निकालने के लिए हमें जियोमेट्रिक मीन का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, समझ में आया? देखो, इन्वेस्टमेंट, ग्रोथ, एरिया, वॉल्यूम, ये सब जो मतलब कांस्टेंट नहीं है, उसका अगर मैं मतलब उसका अगर मैं एवरेज निकालने की कोशिश करूँ तो वो होता है जियोमेट्रिक मीन, मतलब जियोमेट्रिक मीन के थ्रू। फिर आता है हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन भी वैसा ही है, लेकिन एक ऑब्जर्वेशन के लिए, जैसे कि स्पीड, प्रोडक्शन, कॉस्ट, ये सब। स्पीड क्या होता है? स्पीड भी कांस्टेंट नहीं होता है। एक ही व्हीकल का अगर मैं स्पीड नापना चाहता हूँ तो ये पॉसिबल नहीं है कि 10 किलोमीटर तक वो 50 किलोमीटर पर आवर ही चलाए। ये कभी पॉसिबल है क्या? कभी भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक तो वो स्टार्ट कर रहा है तब तो 0 से 50 तक पहुंच रहा है, फिर कभी गाय आ रहा है, कभी ट्रैफिक लाइट रेड हो जा रहा है, कभी फिर उसको रुकना भी पड़ता है तो ना। 50 से जाए 0 पे नहीं रुकता कोई, धीरे धीरे 50 को 40, 30, 10, 0 करता है, ऐसा करके होता है ना। तो इस टाइप का जो मतलब इस टाइप का डेटा सेट का कैलकुलेशन करने के लिए हार्मोनिक मीन यूज़ किया जाता है। ठीक है, ठीक है, समझ आया? हाँ यस समझ सर। अब मीडियन, मीडियन मतलब जो मिड वैल्यू है वो वाला, और मूड मतलब मोस्टली जो मतलब जो जिस सर की जो क्या बोल सकते हैं, जो मैक्सिमम नंबर रिपीट हो रहा है। ठीक है, जैसे कि आईपीएल में कौन सबसे ज़्यादा ट्रॉफी जीता? आईपीएल में कौन सबसे ज़्यादा ट्रॉफी जीता? विनर कौन है? चेन्नई। हाँ, तो इसको मूड मूड को हम लोग चेन्नई मान सकते हैं। या फिर ये लो, मतलब ये जो डेटा है ना मूड का, ये बिजनेस वगैरह में कैसे यूज़ होता है, देखो। जो शूज़ खरीदने वगैरह जाओगे ना, तो देखना कि जो शूज़ मतलब अवेलेबल है वो होता है 7 या 8 नंबर, 6, 7, 8, इन्हीं के बीच में होता है। 5 भी ज़्यादा नहीं मिलेगा, और तुम्हारा 10, 9, 10, 11, 12 ये भी ज़्यादा नहीं मिलेगा। क्यों ये ज़्यादा मिलता है? क्योंकि मतलब जो नंबर ऑफ पॉपुलेशन है, या फिर पॉपुलेशन ही बोल सकते हैं, उनका ज़्यादा से ज़्यादा एडल्ट लोगों का पैर का साइज 7, 8, मतलब 6, 7, 8 इन्हीं के बीच में होता है। इसीलिए, या फिर 9 भी चला जाता है जो लंबा होता है थोड़ा, उनके लिए। और सूप जो मतलब जो फैक्ट्री वगैरह होता है, वो लोग क्या करता है, इन्हीं को ध्यान में रखते हैं, ज़्यादातर प्रोडक्ट इस साइज में ही बनाता है। कभी देखो 6 नंबर या फिर नंबर 5 का जूता बहुत सारा ढेर सारा बना लिया, तो होता नहीं है। या फिर जो शर्ट्स वगैरह होता है, तो ये सब डेटा यहाँ पर काम आता है। प्रेफरेंसेस मतलब लोगों का प्रेफरेंस क्या है। मोबाइल वगैरह, कुछ मोबाइल अगर चल जाए तो उसका क्या होता है, कीमत बढ़ जाता है। कोई स्मार्ट वॉच अगर चल जाए तो उसका कीमत बढ़ जाता है। बहुत दिन बाद उसका मतलब जो प्रॉफिट वगैरह वो निकल जाता है, फिर उसका ऑफर वगैरह देके प्राइस कम करता है। ठीक है, तो फिर ये हो गया मीन मीडियन मोड। ठीक है, अब इसका थोड़ा थ्योरी जान लेते हैं, मीन मीडियन मोड क्या है। मीन क्या है? अरिथमेटिक मीन एल्जेब्रिक सम है, जो टोटल किया उसका सम, और डिवाइड कर देते हैं क्या से, जो ऑब्जर्वेशन है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। ठीक है, फिर जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसको मीन को बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसका? डिस्ट्रीब्यूशन का। मीन को बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसका? डिस्ट्रीब्यूशन का। याद रखना। ठीक है, क्यों बोलते हैं सर सेंटर ऑफ ग्रेविटी? सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसलिए बोलता है क्योंकि एनपीसी पता है? एनपीसी, एनपीसी। हाँ, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। हाँ, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी यस सर। इस ये कर्व। यस कैसा यस। दिखता है? ऐसा दिखता है। एनपीसी ऐसा दिखता है ना। तो अब एनपीसी ऐसा दिखने का कारण क्या है? मीन देखना हरदम यहाँ पर ही होता है। मतलब मान के चलते हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका मीन यहीं पे होगा। तो ये क्या हो गया? सेंटर हो गया ना। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब क्या है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी का एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है? कोई भी एक बॉडी है, उसको उसका जो वेट है, वेट डिस्ट्रीब्यूशन है टोटल, उनका मिडिल पॉइंट क्या है, उसी को तो बोलते हैं ना सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो जिस पॉइंट से खींचते हैं, ग्रेविटी अपने की तरफ खींचता है, उसी को बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। मतलब इससे हमें क्या समझ सकते हैं
कि जो एवरेज वैल्यू है पूरा डिस्ट्रीब्यूशन का या फिर पूरा बॉडी का या डेटा सेट का, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी लाई करेगा। मतलब एक ऐसा पॉइंट होगा जो कि बैलेंसेबल है, जिस जगह से हम पूरा बॉडी को बैलेंस कर सकते हैं, है ना, सेंटर पॉइंट है। तो वैसे ही हम अगर पूरा डेटा को ले ले, उस डेटा का सबसे मतलब मोस्ट यस। बैलेंस्ड या फिर मोस्ट क्या बोल सकते हैं, मिडिल पार्ट हो सकता है उसका मीन वाला एरिया, है ना। मीडियन नहीं हो सकता, क्योंकि मीडियन क्या है, जो बीच वाला वैल्यू है वो होता है मीडियन। अब मीडियन देखो कैसा बायस्ड है, देखो मीडियन वाला चीज, 1 2 3 4, 96, 1001, 100001, 100। अब इसका कितना है ऑब्जर्वेशन, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको बात दो, इसको छोड़ दो, ठीक है, 7 है। एवरेज, अगर अगर हम एवरेज निकल ले इसका मतलब मीन निकाले, तो सबको कंसिडर करना पड़ेगा, सबको लेना पड़ेगा, और सबका वैल्यू, एक एक वैल्यू, पॉइंट पॉइंट वैल्यू भी मतलब उसमें इफेक्ट करेगा मीन में। लेकिन मीडियन में क्या है, मीडियन में जस्ट मिडिल वाला वैल्यू निकाल दो। इसका मिडिल वाला वैल्यू है 4, तो इस पे इसके पीछे 10 करोड़ भी लग जाए और इसके पीछे 0.0001 भी लग जाए, माइनस भी हो सकता है वो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो क्या हम इसको बोल सकते हैं कि यही इसका मिड पॉइंट है इस डेटा सेट का 4? बोल सकते हैं कभी? बताओ। नहीं नहीं। फिर इसीलिए मीन को मोस्ट सुइटेबल माना जाता है फॉर मतलब कोई एक डेटा सेट को का मिडिल अगर हमें डिस्क्राइब करना है तो, या फिर मिडिल को कंसिडर करना है तो मिडिल पार्ट को, ठीक है। और मोड तो हो ही नहीं सकता, मोड जस्ट है वो कितना बार रिपीट हो रहा है कोई भी एक डेटा, मैक्सिमम बार जो रिपीट हो रहा है वही उसका मोड होगा, ठीक है। इसीलिए मीन को कंसिडर किया जाता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी के हिसाब से डेटा सेट का, कोई डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है। यस सर। अब मीन कब कब यूज होता है, देखो स्टैंडर्ड डिविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, एनोवा एनकोवा, ये सब निकालने के लिए मीन यूज होता है। मीन तो लगेगा ही, बेसिक रिक्वायरमेंट है हर डेटा का, वो हर कैलकुलेशन का। देखो कुछ मेरिट्स है मीन का, मेरिट्स का मीन का कुछ मेरिट्स है। मीन इज rigidly defined so that there is no question of misunderstanding about its meaning and nature। मीन को रिजिडली डिफाइन किया गया है कि मीन क्या है, मीन जस्ट सिंपली एवरेज वैल्यू है, ठीक है। इट इज मोस्ट पॉपुलर सेंट्रल टेंडेंसी एंड एज इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, इट इज इजी टू कैलकुलेट, इट इंक्लूड्स ऑल द सोर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन में अगर एक हो तो भी इसका फर्क पड़ेगा, और 10 करोड़ है तो भी इसको फर्क पड़ेगा। मतलब एक एक वैल्यू का इसका नंबर, एक एक डिजिट का इसका इस पे फर्क पड़ता है। जैसे कि अगर 1 2 10 15 10 करोड़ ऐसा हमने एक रखा, तो एक को अगर 1.5 कर दिया मैंने, इतना छोटा सा चेंज, फिर भी इस मतलब जो इसका जो मीन है उसमें इफेक्ट करेगा, ठीक है। फिर आता है इट इज नॉट अफेक्टेड बाय सैम्पलिंग सो दैट द रिजल्ट इज रिलायबल। सैम्पलिंग पे इसका इफेक्ट नहीं होता उतना, ठीक है, सैम्पलिंग पे इतना इफेक्ट नहीं होता इसका, अगर जब तक कि ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। अगर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है तो इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, मतलब सैंपल और पॉपुलेशन को डिस्क्राइब करने के लिए। फिर आता है मीन इज केपेबल ऑफ फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट। मतलब ये एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट वगैरह में काम आता है, कोरिलेशन, डिस्पर्सन, स्क्यूनेस, कुटोसिस, ये सब कैलकुलेट करने में मीन का हाथ है, मतलब रोल है, ठीक है। ये सब मेरिट्स हो गए, कुछ डीमेरिट्स भी है। मीन इज अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम स्कोर्स। मतलब एक्सट्रीम स्कोर्स कुछ होता है ना, जैसे कि वो एक और कुछ नंबर है बीच में। जिसको सर आउटलायर बोलते हैं। हाँ, वेरी गुड। आउटलायर से इसका मतलब इफेक्ट करता है, जो आउटलायर से वो मीन को इफेक्ट करता है। कुछ 10 करोड़, एक -5 मान लो कुछ है, तो जो एक्सट्रीम स्कोर है, जो नॉर्मल स्कोर नहीं है, जो कि एक्सट्रीम स्कोर होता है। मतलब मान लो कि जो 100 बच्चों का एग्ज़ाम लिया और वो आउट ऑफ 100, मतलब एग्ज़ाम था आउट ऑफ 100, तो मैक्सिमम अगर बच्चा मतलब मिक्स करके हो कि खराब अच्छा मीडियोकर सब मिक्स करके हो, तो कितना आएगा, मैक्सिमम मार्क्स आएगा 99 आ सकता है ना, 100 भी आ सकता है ना। और मैं सबसे कम कितना आएगा, 20 25 ही आएगा। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी है जो कि 0 मिलता है, 1 मिलता है,
तो ये सब डेटा भी जो एक्सट्रीम स्कोर्स है, जो मतलब थोड़ा इजी नहीं है, कॉमन नहीं है बोल सकते हैं, जो कि डेटा ज़्यादा कॉमन नहीं है, वो डेटा भी इफेक्ट करेगा मीन वैल्यू को। ठीक है, इसीलिए बोलता है मीन इज अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम स्कोर्स। लेकिन मीडियन यहाँ पर ऐसा नहीं है, मीडियन का सीन। मीडियन तो पोजिशनल। हाँ, समटाइम्स मीन इज अ वैल्यू विच इज नॉट प्रेजेंट इन द सीरीज। ये हो सकता है कि नहीं, बताओ। मीन वैल्यू कुछ ऐसा भी निकल सकता है जो कि डिस्ट्रीब्यूशन में है ही नहीं। यस मान सर। लो 2, 6, हाँ 12, इसका अगर मैंने मेन निकाला, कितना होगा? 8 और 12, 20। 20/3 कितना होता है? 20/3। 6 पॉइंट 6.633। 6 पॉइंट समथिंग। हाँ, कुछ भी होगा। तो ये वैल्यू तो है ही नहीं इस पे, ये वैल्यू है। तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, कि मीन कभी भी मतलब मीन है, और मतलब मीन का जो वैल्यू है और वो डिस्ट्रीब्यूशन में अवेलेबल नहीं है, ये भी हो सकता है। ठीक है, समटाइम्स सर, समटाइम्स। समटाइम्स। तो ये उतना मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स में दिया गया है, लेकिन उतना अच्छा मतलब वो डिमेरिट में काउंट नहीं कर सकते हम इसको। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसका मतलब डिमेरिट में क्या इसका रोल होगा। फिर आता है एब्सर्ड वैल्यू। ये छोड़, एब्सर्ड वैल्यू मतलब कुछ मतलब जो अनकॉमन टाइप का वैल्यू, 42.33 ऐसा टाइप का दे दिया। ठीक है, तो एवरेज निकाले तो एवरेज में तो वो होता है ना, डिवाइड करते हैं हम किसी भी नंबर से, तो उसमें तो डिवाइड कर रहे हैं जब, तब तो पॉइंट में आ ही सकता है, ये तो कॉमन है। ठीक है, तो कुछ कुछ टाइप मतलब कुछ कुछ टाइम पे ये क्या करता है, एब्सर्ड वैल्यू दे देता है। ठीक है, एब्सर्ड वैल्यू मतलब इस टाइप का वैल्यू, मतलब जो राउंड ऑफ नहीं है, उस टाइप का वैल्यू को बोल रहे हैं। ठीक है, अब ये बोल रहा है ओपन एंडेड क्लास इंटरवल में क्या करता है, एज्यूम बिना करके, मतलब एज्यूम ना करके तुम मीन निकाल नहीं सकते हो ओपन क्लास इंटरवल में। ये क्लास इंटरवल बड़े पढ़े हो, बीपीएड में करी होगा शायद। कुछ डेटा सेट ऐसा होता है ना, हाँ 0 से 5 तक, 6 से 10 तक, 11 से 15 तक, फिर इसका इसमें कितना मतलब ऑब्जर्वेशन है, इसके बीच में कितना ऑब्जर्व, इसको ऐसा टाइप में क्या करना पड़ता है। पहले एक जगह पे एज्यूम करना पड़ता है, एक बीच वाला जगह लेके एज्यूम करना पड़ता है, एज्यूम मीन बोलते हैं उसको, एज्यूम मीन। तो अगर मतलब इस सिचुएशन में या फिर इस टाइप का सीरीज में बिना एज्यूम करके आप मीन नहीं निकाल सकते हो, यही बोल रहा है। ठीक है, फिर मीडियन। मीडियन क्या है, वो एक ये भी एक अच्छा मेथड ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, लेकिन क्या करता है, मीड वैल्यू डिफाइन करता है ये। अब देखो, मीडियन क्या है, मीडियन इज यूज्ड टू जस्ट द एग्जैक्ट मिड पॉइंट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, मतलब उसका 50% इधर है, 50% इधर है, ये जज करता है मीडियन। फिर व्हेन एक्सट्रीम स्कोर्स अफेक्टेड बाय मीन एट द सेम टाइम्स, और मीडियन पे उतना ये नहीं होता एक्सट्रीम स्कोर्स का, क्योंकि इसका तो बस नंबर से मतलब है, कितना नंबर है। ठीक है, फिर मीडियन इज यूज्ड व्हेन द क्लास आर ओपन एंडेड, और इट इज ऑफ अनइक्वल सेल साइज। मतलब जो सिंपली जो अनइक्वल सेल साइज मतलब अनइवन में है, तभी मैक्सिमम मीडियन यूज किया जाता है। ठीक है, अगर इवन में है तो उसके लिए बहुत सारा फॉर्मूलाज वगैरह है, तो इसीलिए जो सर अनइवन। ओपन एंडेड का मतलब एक बार बोलो। ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड पता है? ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड। नहीं सर, एक बार बोलो। तो डेटा में होता है। हाँ, अच्छा, ओपन एंडेड डेटा मतलब जिसमें नहीं, आपका मतलब डेटा डेटा का कोई लिमिट नहीं होता है। लिमिट मतलब, मतलब ओपन एंडेड मतलब बहुत सारा डेटा हो सकता है। हाँ, ओपन एंडेड मतलब आप जो डेटा दे रहे हो वो आप अपने हिसाब से दे सकते हो, ना कि किसी के ऊपर डिपेंडेंट होके। जैसे कि क्लोज एंडेड में क्या होता है, क्लोज एंडेड में होता है कि या तो ट्रू फॉल्स देना पड़ता है, या फिर 4 ऑप्शन है उन्हीं में से एक टिक करो, जैसे एमसीक्यू में होता है, ये सब होता है क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड में आप कुछ भी आंसर लिख सकते हो। ठीक है,
डिस्क्राइब डिस्क्राइब हाँ, फ्रॉम। डिस्क्रिप्टिव टाइप का, सब्जेक्टिव टाइप। ठीक है। फिर आता है मेरिट्स ऑफ मीडियन। कुछ मेरिट्स है इसका। इजी है कंप्यूट करने में, कैलकुलेट करने में। ऑल द ऑब्जर्वेशंस आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर इट्स कंप्यूटेशन। सारे ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत नहीं पड़ता है, जो कितना क्या है वो देख लो, बस कर लो। ठीक है। एक्सट्रीम स्कोर्स डज नॉट इफेक्ट द मीडियन। मीन में इफेक्ट करता है, एग्जांपल दिया था मैंने, मीन में इफेक्ट करता है, लेकिन मीडियन यस में ये सर। नहीं करता है। इट कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम ओपन एंडेड सीरीज। ओपन एंडेड सीरीज में ये डिटरमाइन कर सकता है। इट कैन बी डिटरमाइंड फॉर अनइक्वल क्लास इंटरवल। अनइक्वल क्लास इंटरवल में ये डिटरमाइन कर सकता है मीन, मीडियन सॉरी। अब अनइक्वल मीन, क्लास इंटरवल मतलब? अनइक्वल क्लास इंटरवल मतलब जो मान लो कि 1 से 6 तक है एक क्लास इंटरवल, 7 से 14 है एक क्लास इंटरवल, 15 से 20 है। अब इसका बीच में गैप देखो कितना है, कितना गैप ये है। सर, ये तो डिस्क्रीट सीरीज में है। हाँ, ये इस पे भी मीडियन काम आता है। ठीक है, यही बोल रहा है। समझ ओके में सर। आया। यस सर, यस सर। फिर आता है डीमेरिट्स ऑफ मीडियन। कुछ डीमेरिट्स है। इट इज़ नॉट रिजिडली, ये सब छोड़ो। ये है, इट डज नॉट इंक्लूड ऑल द ऑब्जर्वेशंस। ये डीमेरिट है। ठीक है, ये डिमेरिट है। सब ऑब्जर्वेशंस को ध्यान से ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है इनमें। बस मीड वाला निकाल लो, पोजिशनल मीड निकाल लो। ठीक है। इट कैन नॉट बी फर्दर ट्रीटेड एल्जेब्रिकली लाइक मीन। मतलब मीन की तरह इसको ट्रीट नहीं करना पड़ता है। अब जिसमें कैलकुलेशन है वो मोर करेक्ट होगा, हम बोल सकते हैं मोर एक्यूरेट होगा। जिसमें कैलकुलेशन नहीं है वो मतलब उतना रिलायबल होगा नहीं। यही चीज़ बोल रहे हैं। ठीक है, अलजेब्रिकली इसका ध्यान रखना पड़ता है, ध्यान नहीं रखना पड़ता है मीन को, मीडियन को। इट रिक्वायर्स अरेंजमेंट ऑफ द स्कोर्स। मतलब जैसे बोला ना मैंने, कुछ हैफाजेटली है तो उसको अरेंज करो, फिर उसको पोजिशनल वैल्यू निकालो, मिड वाला पोजिशनल वैल्यू निकालो। अरेंज किए बिना अगर करोगे तो गड़बड़ होगा। ठीक है, पहले वाला एग्जांपल दिया था ना मीन समझाने के टाइम, असेंडिंग ऑर्डर में बोला था ना। यस यस। यस सर। फिर समटाइम्स इट प्रोड्यूसेस a वैल्यू विच इज नॉट फाउंड इन द सीरीज। ये भी होता है। कब होगा, कब होगा, जब इवन नंबर रहेगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जब इवन होगा। ऑड होने से तो मिडिल वाला पॉइंट मिल ही जाएगा। ये अगर है, इसके 3 इस तरफ है, इसके 3 इस तरफ है, लेकिन अगर इवन है मतलब 8 वाला है, तो क्या करना पड़ेगा बोला मैंने, 3 इधर रखो, 2 बीच में रखो, 3 इधर रखो। अब ये जो दो नंबर्स है इनका एवरेज निकाल दो। तो अगर इन दो का मतलब ये दो नंबर्स का एवरेज निकालोगे तो क्या होगा, बीच वाला नंबर बैठ निकलेगा। गया। हाँ, ये बीच वाला नंबर निकलेगा। तो बीच वाला नंबर ऑब्वियसली तो उसमें अवेलेबल नहीं होगा, डेटा सीरीज में अवेलेबल नहीं होगा। सिंपल बात है। ठीक है। समझ आया। यस सर। यस। फिर आता है मोड। मोड क्या है, फ्रीक्वेंटली ऑकर्स कोर्स इन द डिस्ट्रीब्यूशन इज एन विच कंसिडर्ड विद द एग्जिस्टिंग आइटम। मतलब ऑलमोस्ट कोइंसाइड विद द एग्जिस्टिंग आइटम। जो सबसे ज़्यादा कोइंसाइड करता है, मतलब रिपीट होता है सिंपली एग्जिस्टिंग आइटम में। ठीक है। अब मोड का यूज़ देखो। जब क्या करते हैं, क्विक और अप्रोक्सीमेट मेजर चाहते हैं तब होता है, तब इस टाइप का सेंट्रल टेंडेंसी का यूज़ करते हैं हम लोग। सेंट्रल टेंडेंसी का, ठीक है। जब क्विक और अप्रोक्सीमेट एक कुछ चाहते हैं, मतलब क्लास में मैक्सिमम का मार्क्स 50 से अच्छा ही आया, मतलब हम बोल सकते हैं कि हाँ ये इस क्लास का बच्चे अच्छा है, इंटेलिजेंट है। ऐसे ही जज कर लेते हैं ना हम लोग। कोई भी अगर बैच का मैक्सिमम बच्चे अगर मतलब थोड़ा ओबिडियंट हो, डिसेंट टू द मतलब सीनियर्स हो, तो हम बोल देते हैं ना कि हाँ वो वाला बैच अच्छा था, बोल देते हैं ना ऐसा। कोई भी बैच का अगर यस। मैक्सिमम मैक्सिमम बच्चा अगर मतलब थोड़ा दूसरे काम में ज़्यादा बिजी है, उसको बोल सकते हैं ना वो लड़का अच्छा नहीं है, ये बैच ही बेकार है, ये बैच ही फालतू है, बोल देते हैं ना ऐसा। तो ये होता है क्विक जजमेंट एक। ठीक है, क्विक और अप्रॉक्सीमेट जजमेंट।
फिर आता है व्हेन वी वांट अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी विच शुड बी टाइपिकल वैल्यू। टाइपिकल वैल्यू मेल मेल फीमेल, अच्छा खराब, ये सब टाइप का टाइपिकल वैल्यू बोलते हैं इसको, ठीक है। या फिर जो ग्रेडेशन है, मार्क्स का जो ग्रेडेशन है, ग्रेड ए, किसी को ग्रेड बी मिलता है, किसी डी ई, तो इसको भी टाइपिकल वैल्यू बोल सकते हैं हम, जो ग्रेड्स होता है नंबर में। फिर मेरिट्स ऑफ मूड। सर वो टिपिकल वैल्यू में मोड का क्या काम है? जो सबसे ज़्यादा आएगा, मतलब मान लो कि किसी बच्चों का ये ए मिलने वाले बच्चे 10 है, इसमें 3 है, इसमें 5 है, इसमें मान लो 15 है, इसमें ई मिलने वाले को 7 है, तो हम बोल सकते हैं कि 15 बच्चों को डी मिला है, मतलब वो डी लायक पूरा क्लास है, ऐसा टाइप का, ठीक है। ठीक है। या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि मतलब ये जो कैटेगरीज हम लोग करते हैं ना, उसको भी कंसिडर किया जाता है टाइपिकल वैल्यू में, ऐसा भी बोल सकते हो। वो सू का बताया ना मैंने, सू वाला एग्जांपल, कंपनीज क्यों 6 7 8 ये सब ज़्यादा बनाता है, या फिर 38 40, ये सब साइज का शर्ट क्यों ज़्यादा बनाता है, क्योंकि उसका डिमांड ज़्यादा है, मतलब पहनते ज़्यादा है, मतलब उसका यूज़र ज़्यादा है उस साइज़ का। तो ये टाइप हो गया ना एक, किस यस टाइप का यूज़र सर। ज़्यादा है, ऐसा। एक्चुअली मोड सर बिजनेस में ज्यादा यूज होता है। हाँ, बिजनेस में, स्पोर्ट्स पे भी यूज़ होता है, ऐसा नहीं है, हम्म, ठीक है। स्पोर्ट्स पे भी आपको बहुत सारे ऐसा एग्जांपल मिल जाएगा। जैसे जर्सी, जो जर्सी होता है ना, जर्सी, अब हम तो मैनचेस्टर यूनाइटेड वाले हैं नहीं, या फिर इंडिया टीम वाले हैं नहीं, तो हमारे लिए तो अलग अलग से नाप के तो जर्सी नहीं बनाएगा। जो या फिर क्रिकेट वाला, क्रिकेट छोड़ो, फुटबॉल या फिर जो टीम गेम वाला जर्सी होता है नॉर्मली, उनमें क्या होता है, एक मतलब एक मीडियम रेंज का एक जर्सी बना देता है, मीडियम साइज का। एक दो होता है उनमें बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, एक दो होता है बहुत ज़्यादा छोटा होता है, वो छोटा लोगों के लिए या फिर बड़ा लोगों के लिए, लेकिन ऑल इन एवरेज सारे साइज सेम ही होता है। एक फ्री साइज होता है, बोल सकते हैं इसको। तो वो फ्री साइज कहाँ से मिलता है? कंपनी वही सोच के बनाता है कि मैक्सिमम लोगों को ये फिट आ जाएगा, ठीक है। यस सर। मेरिट्स, मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू को देता है ये मेरिट, मतलब मोड, ठीक है। मोड इज नॉट अफेक्टेड बाय एनी एक्सट्रीम स्कोर्स लाइक मीन। एक्सट्रीम स्कोर के द्वारा ये अफेक्टेड नहीं होता है, क्योंकि इसको जस्ट रिपीट वाला चीज़ चाहिए, जो जो सी स्कोर ज़्यादा रिपीट हो रहा है वही मोड होगा। ये ओपन एंडेड क्लास में हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं इसको। इट हेल्प्स इन एनालाइजिंग क्वालिटेटिव डेटा। क्वालिटेटिव डेटा के मतलब डेटा में भी ये काम आता है, क्वालिटेटिव में ही ज़्यादा यूज़ होता है ये मोड। मोड कैन ऑल्सो बी डिटरमाइंड ग्राफिकली थ्रू हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन। मोड इज इजी टू अंडरस्टैंड, सबसे सिंपलेस्ट है ये, ठीक है। अब डीमेरिट्स है कुछ। सर ग्राफिकली कैसे? ग्राफिकली मीन, सॉरी मीन नहीं, मेल इतना है, फीमेल इतना है, ऐसा टाइप का बार ग्राफ। अच्छा ठीक है। डीमेरिट्स, मोड इज नॉट डिफाइंड रिजिडली लाइक मीन, ठीक है। इट डज नॉट इंक्लूड द ऑल द ऑब्जर्वेशंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब इनमें ये सारे ऑब्जर्वेशन को कंसिडर नहीं करता है, क्योंकि ये जस्ट देख लेता है मतलब जो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है उसी को, वही मेरा मोड है। अब वो उसमें 10 करोड़ हो, 1 अरब हो, या फिर -0.0001 हो, कुछ भी हो, जो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है वही मोड है सिंपली। अब एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट मीन की तरह करना नहीं पड़ता इनमें। मल्टी मॉडल एंड बाई मॉडल केसेस इज डिफिकल्ट टू डिटरमाइन, मतलब मल्टी मॉडल एंड बाई मॉडल जो केसेस है उनमें मीन डिटरमाइन करना डिफिकल्ट है। मोड कैन नॉट बी डिटरमाइंड फ्रॉम अनइक्वल क्लास इंटरवल। अनइक्वल क्लास का एग्जांपल दिया, वैसा उनसे मोड डिटरमाइन करना इजी बात नहीं है, ठीक है, बहुत कैलकुलेशंस है।
देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ, ये छोड़ो, ये वही बात बोला गया। अब देखो, समाप्त कर देते हैं। एरिथमेटिक मीन, मीन का तीन टाइप है, एरिथमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। एरिथमेटिक मीन का क्या काम है? सिंपली एवरेज निकलना। जियोमेट्रिक मीन का, जो मतलब कंस्टेंटली मूव कर रहा है, स्टेशनरी नहीं है, ऐसा टाइप का डेटा को जियोमेट्रिक मीन के थ्रू हम लोग निकलते हैं। फिर हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन जो है एक ही चीज़ का जो कांस्टेंट मूव नहीं, मतलब एक ही चीज़ का जो डिफर कर रहा है डेटा का क्या बोल सकते हैं, रेट बोल सकते हैं, या फिर अ, उसका स्पीड बोल सकते हैं। ये जब डिफर करता है एक ही टाइप का, मतलब एक ही सैंपल का, तो हम हार्मोनिक मीन निकालते हैं। ठीक है। फिर आता है मीडियन, पोजिशनल मीन, मोड मतलब मोस्ट रिपीटेबल, मोस्ट रिपीटेड। ये हो गया मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। एरिथमेटिक मीन चलो ये तो कोई मतलब बच्चों को भी पता है। जियोमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, इसका फॉर्मूला। ठीक है, इसका फॉर्मूला। देखो यहाँ से एक चीज़ निकलता है, जो हार्मोनिक मीन है उसका फॉर्मूला देखो क्या बोल रहा है। जियोमेट्रिक मीन का स्क्वायर, मतलब इसका अगर स्क्वायर कर दूँ और इसको अगर डिवाइड कर दूँ एरिथमेटिक मीन से, तो हम लोग ये बोल सकते हैं ना कि जो हार्मोनिक मीन है वो क्या है, जियोमेट्रिक मीन का स्क्वायर को अगर डिवाइड कर दो अरिथमेटिक मीन से, तो हो गया हार्मोनिक मीन। बोल सकते हैं कि नहीं? बोल सकते हैं कि नहीं? जो हार्मोनिक मीन है उसको निकालने के लिए हम लोग जियोमेट्रिक मीन का स्क्वायर कर दूं और डिवाइड कर दूं उसको अरिथमेटिक मीन से, तभी आ जाएगा हार्मोनिक मीन। हो सकता है यस सर। ये आया था क्वेश्चन में, इकोनॉमिक्स में आया था ये। फिर देखो, वैल्यू किसका बड़ा होता है? सबसे ज़्यादा बड़ा वैल्यू होता है अरिथमेटिक मीन का, ए एम। फिर आता है जी एम, फिर आता है एच एम। अरिथमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। ठीक है, अरिथमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, इसको याद रखना है सीक्वेंस को। सबसे बड़ा डेटा होता है, मतलब वैल्यू सबसे बड़ा निकलता है अरिथमेटिक मीन का ही। सेम सेम डेटा का अगर निकाले तो, सेम डेटा का अगर तीनों ही मीन निकाले तो अरिथमेटिक मीन सबसे ज़्यादा बड़ा होता है। और ये याद रखने के लिए उतना मतलब डिफिकल्ट नहीं है, अल्फ़ाबेटिकली याद रखना, याद हो जाएगा। सबसे पहले ए आता है, फिर जी आता है, फिर एच आता है। फिर आता है मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन मतलब क्या है? कोई भी डेटा कितना डिस्पर कर रहा है मिड वैल्यू से। स्कैटर। हाँ, स्कैटर कर रहा है कितना। ठीक है, इसको बोलते हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। अब ये जो डिस्पर्सन है ये दो टाइप का होता है, एक होता है एब्सोल्यूट, एक होता है रिलेटिव। एब्सोल्यूट वाला कौन सा है? रेंज, क्यू डी, एम डी, एस डी, ये सब होता है। ये सब होता है मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। और एब्सोल्यूट वाला मतलब एक ही में, एक ही डेटा सेट में। और एक होता है रिलेटिव मेजर्स, जिसको हम बोलते हैं कोइफिशिएंट ऑफ रेंज। कोइफिशिएंट लग जाएगा अगर किसी पे भी अगर कोइफिशिएंट लगा है तो मान लेना वो रिलेटिव है। मतलब ये तो एक डेटा सेट के ऊपर काम कर रहा था, ये क्या हो रहा है, एक से ज़्यादा को कंपेयर करता है आपस में, आपस में कंपेयर करता है। जब कंपेयर करता है तभी हो जाता है कोइफिशिएंट। कोइफिशिएंट ऑफ रेंज, कोइफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोइफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, कोइफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, कोइफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। ठीक है। अगर कोइफिशिएंट आ जाए तो मतलब रिलेटिव है। रिलेट मतलब कर किसके संग रिलेट कर रहा है? जो कि है दूसरे डेटा सेट के साथ रिलेट कर रहा है। कंपैरेटिव मतलब एक हो रहा है कि मैं एक आदमी का देख रहा हूँ कि वो कितना, मतलब वो कितना, वो कैसे दौड़ रहा है। और इस पे है कि मैं 10 आदमी को एक साथ छोड़ दिया दौड़ने के लिए, अब देख रहा हूँ कि कौन सबसे ज़्यादा तेज़ भागता है या फिर कौन कम, उस किसका स्पीड उतना ज़्यादा नहीं है। अब क्या कर रहा हूँ मैं, कंपेयर कर रहा हूँ ना 10 आदमी के बीच में।
तो ये हो गया रिलेटिव मेथड। ठीक है। सर एब्सोल्यूट और एक बार बोलो। एब्सोल्यूट मतलब है कि एक ही डेटा सेट के ऊपर अगर कुछ मैं निकालूं, एक ही के ऊपर, ओनली वन, वो हो गया एब्सोल्यूट। और रिलेटिव मतलब मान लो कि कहीं पे दो दो टाइप डेटा सेट है या फिर तीन है। अब इसके बीच में अगर मैं जब देखूंगा, कंपेयर करके रेंज को मैं कंपेयर करूंगा, तब हो गया कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। या फिर इन तीनों डेटा सेट का अगर मैं मीन डेविएशन या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन का कंपेयर करूंगा, तो हो गया कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। मतलब सर टू ग्रुप वन पैरामीटर। हम्म। दो से ज़्यादा भी हो सकता है, हाँ ये सर। मोर देन वन। ठीक है। ठीक है। Yes. 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 आज रेंज रेंज समझ लेते हैं, उसके बाद कल करेंगे। ठीक है। रेंज मतलब क्या है? देखो, रेंज मतलब है एक्स मैक्स माइनस एक्स मीन। मतलब अगर मेरा डेटा सेट में ऐसा टाइप का, वन छोड़ो, सिंपल हो जा रहा है बहुत, 6, 11, 14, 200, 219, 12, ऐसा करके एक डेटा सेट है मेरा। ऐसा करके Maximum एक score डेटा सेट। minus minimum score. highest limit minus lowest limit. हाँ हाँ। अब हाईएस्ट कौन है? 219। इसके लिए वो सीक्वेंस वगैरह की ज़रूरत नहीं है, मीन के लिए सीक्वेंस में से जाना जरूरी है। 219 माइनस लोएस्ट कितना है, देखो, 6। ठीक है, 219 माइनस 6। अब ये माइनस करो, कितना आ रहा है? 219 - 6 कितना होता है? टू वन थ्री। 213। 213. अब ये हो गया इसका रेंज। इसको अगर ग्राफिकली समझे तो इसको थोड़ा छोटा डेटा लेता है, ठीक है, ग्राफिकली समझने के लिए। इसका वैल्यू है 6, नीचे लिखते हैं। इसका वैल्यू है 6, इसका वैल्यू है 7, इसका वैल्यू है मान लो 9, इसका वैल्यू है मान लो 12, इसका वैल्यू है मान लो 6, इसका वैल्यू है मान लो 3। ठीक है। अब मैंने क्या सीखा रेंज से, कि रेंज मतलब है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। ठीक है, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। अब हाईएस्ट वैल्यू है 12, लोएस्ट वैल्यू है 3, मतलब मेरा रेंज है 9। ठीक है। अब इसको ग्राफ में जब पुट करोगे तो ये दिखता ऐसा है। ये सब जो मैंने लाइंस खींचा है ना, इसको बार ग्राफ की तरह समझ लो, बार ग्राफ। ठीक है। अब 12 - 3, 12 तो ये हो गया टॉप लेवल, 3 मतलब ये सबसे छोटा लेवल। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ इस डेटा का जो रेंज है, मतलब डेटा जहाँ से जहाँ लाई करता है, वो जगह है ये जगह, वो जगह है ये जगह। समझ में आया रेंज? इसका नीचे नहीं है डेटा, इसके भी ऊपर नहीं है डेटा। मतलब इसका 3 के नीचे डेटा नहीं है, 12 का ऊपर डेटा नहीं है। ठीक है। ठीक है। यस सर। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला ये है, मिनिमम माइनस मैक्सिमम, सॉरी, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, नीचे है प्लस, नीचे आएगा प्लस करके, ऊपर माइनस, नीचे प्लस। ठीक है। ये हो गया कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। ठीक है, तो ये हो गया कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। रेंज मतलब मैक्सिमम माइनस मिनिमम, और इसका जो कोएफिशिएंट जब निकाले तो हो गया मैक्सिमम माइनस मिनिमम बाई मैक्सिमम प्लस मिनिमम। फॉर्मूला याद रखना बस।
ठीक है, कुछ कुछ मैं फॉर्मूला बोल दूंगा, वो वही उसी को याद रखना पड़ेगा, ज़्यादा याद मत रखो। स्टैटिस्टिक्स में बहुत फार्मूला आता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रेंज तक। फिर हम कल करेंगे बाकी जो डिस्पर्सन है, एस डी, एम डी, क्यू डी, ये सब करेंगे। ठीक है। ठीक है। Okay. Okay, sir.